इज्जत में मेरी वजह से इजाफा होना चाहिए। मेरा ये हरगिज मकसद नहीं है कि मैं किसी की इज्जत की कीमत के ऊपर अपनी इज्जत में इजाफा करूं। मैं ये समझता हूं यहां पे हमारे हल्के के अंदर मुझसे पहले भी बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं, बहुत अच्छी सियासत करते होंगे, लेकिन मैंने ये जरूरत क्यों महसूस की कि मैं हल्के के अंदर सियासत में आऊं, हालांकि मेरा प्रोफेशन सियासत नहीं है। मैं ये समझता था कि जिन लोगों का ये रिलेटेड प्रोफेशन बनता है उनमें से कोई अच्छा आदमी खुद वॉलंटियरली अपने आप को पेश करे और मैं उसके साथ सपोर्ट करूं। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे मुगला आजाद भी मौजूद है, तो मोस्टली हमारे यहाँ सियासत का रवाज यही है कि मुगला से रिलेटेड होती है। तो मेरी नजर भी चंद मुगला पे थी कि शायद वो कोई अपना विजन मिशन लेके एक अच्छी और नई सोच लेके कोई आदमी खुद वॉलंटियरली अपने आप को पेश करे तो मैं भी उनके साथ आ जाऊं, तो उनकी सपोर्ट करें और हम एक और ये मेरे अंदर सोच क्यों थी, क्योंकि सियासतदान तो पहले भी मौजूद थे यहाँ पे। ये सोच मेरे अंदर क्यों पैदा हो रही थी, मैं ये समझता था, मैंने जब हल्के का विजिट किया और मैंने मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ लोगों से मेरी जब मुलाकात होती थी, मैं ये समझता था कि अभी भी हमारे हल्के के 90% लोग जो है वो मुतमईन नहीं है इन लोगों से। जो हमारी क़यादत है इससे मुतमईन नहीं है। उनकी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी है कि कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, या वो एक के पास जाएंगे और वो दुदकारेगा, दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा दुदकारेगा, फिर उसी के पास जाएंगे, फिर 5 साल के बाद नवे समय हो गए, फिर उसी के पास वापस आ जाएंगे। ये हमारे लोगों की मजबूरी है। मैं ये समझता हूं कि हमारे हल्के के 90% लोग इन लोगों से मुतमईन नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे बरादरी आज़म को फरोग दे रहे हो, कुछ लोग नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये दोनों सियासतदान दे रहे हैं और ये बरादरी आज़म की दुकान चमका के ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा हमारे बाग के अंदर ये दोनों, एक इधर से आता है वो खाइए आप, दूसरा आता है वो खाइए आप, मैं वो चंगा रिश्ता। ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और पारियां लगाई जा रही है। यहाँ लोगों की बात किसी ने नहीं की, अवाम की बात किसी ने नहीं की। आज जब इलेक्शन आता है तो सारे वादे वही के करते हैं, ठीक है, जगह जगह हर घर में पहुंचते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जब ये जीत के वजीर मिशीर बन जाते हैं तो इनकी आंखें ही और हो जाती हैं। मैं ये समझता हूं कि मैंने अपनी सियासत में कदम रखा, मैंने अपने आप को एज अ लीडर पेश किया, मैंने अपने आप को क़यादत के लिए पेश किया है। मैं ये समझता हूं कि क़यादत के लिए मुझे किसी वोट की जरूरत नहीं है। मेरा ईमान है कि अल्लाह की ताकत के बाद सबसे बड़ी ताकत अवाम की है। मेरे साथ अगर ये अवाम है तो मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी वजारत की जरूरत नहीं है, किसी बशारत की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आवाम की जरूरत है। आप लोग अगर मेरे पीछे खड़े हो, मुझे पता है कि अगर मेरी एक आवाज पे 500,000 आदमी हल्के से निकल सकता है, तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी की क्या मजाल हो सकती है, वो कोई किसी का काम न करे, किसी DCSP की क्या मजाल हो सकती है, वो किसी का काम न करे। मैं गले से पकड़ के काम करवा सकता हूँ। मुझे आवाम की ताकत चाहिए, मुझे कोई सरकारी नंबर नहीं चाहिए, मुझे कोई सरकारी ऑफिस नहीं चाहिए, मुझे कोई सरकारी ओहदा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं ये समझता हूं कि मैं बाग के अंदर वजीर आजम से ताकतवर आदमी हूं। जो काम एक वजीर आजम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर करवा सकता है वो मैं करवा सकता हूं। मैं दावे से कहता हूं। और मैं कैसे करवा सकता हूं कि अगर मुझे यकीन है कि मेरी एक आवाज पे
मेरे पीछे ये आवाम निकल सकती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लीडर होने के लिए किसी वोट की, किसी वजारत की, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सरकारी दफ्तर की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखें हमारे कश्मीर के सबसे बड़े लीडर सैयद अली गिलानी इंटरनेशनल लेवल के लीडर है, मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और इन जैसे कई लीडर जो आज इंटरनेशनल लेवल के लीडर है। उन्होंने आज तक कोई वोट लिया, किसी से वोट लिया, कोई सरकारी ओहदा उन्होंने रखा, कोई किसी सरकारी ऑफिस में बैठे वो कभी, लेकिन नहीं, वो आज लीडर है। आज उनके अंदर इतनी जुर्रत और ताकत है। क्या सैयद अली गिलानी तो बहुत बड़ा पहलवान है, उससे सारी इंडियन फौज डरती है। वो इंडिया के अंदर बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। क्यों लगाता है? क्या ताकत है उसके अंदर? उसके साथ आवाम की ताकत है, उसको पता है, और इंडियन आर्मी को भी पता है कि उसकी एक आवाज के ऊपर पूरे कश्मीर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की नहीं, इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान लोग के खड़े होते हैं। यही ताकत है कि वो वहां इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी फौज के सामने बैठ के भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। मैं ये समझता हूं, मैंने अपना सियासी कैरियर का आगाज किया, यहां पे सारे लोग मौजूद हैं, यहां पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि आपके साथ कौन है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जीतेंगे तो हारेंगे तो ये होगा वो होगा। जीत हार वो बात की बात है। मैं न किसी को हराने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, ना मैं किसी को जिताने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं एक अपने मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। इलेक्शन, मेरा मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैंने अपने आप को क़यादत के लिए पेश किया है। मैं इस आवाम की महरूमियों का, जो हमारे मजलूम आवाम है, मैं उनकी आवाज बन रहा हूं। मैं ये समझता हूं मैं उनकी आवाज उस सूरत में बन सकता हूं कि हमारे लोग जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, जो बंद कामों में बैठ के जो बातें करते हैं, मैं उनकी आवाज या उनकी नुमाइंदगी का उस वक्त अदा करूंगा कि वही बात मैं चौक चौराहे में खड़ा होकर करूंगा। और मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह की जात के अलावा किसी से नहीं डरता। मैं अल्लाह की जात के अलावा किसी से नहीं डरता। मुझे मौत का डर नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जीवे जान खटाना जिंदाबाद, मरते बजाज जीवे जिंदाबाद, जिसने जबर के खिलाफ आवाज उठाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मैं ये बात बताता चलूं कि मैं आवाम की आवाज बनने आया हूं। मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आया हूं जो बंद कमरे में बैठ के बातें करते हैं, जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तो बात कर सकते हैं। हम देसी लोग हैं, सर्दियों में अक्सर चूल्हे के आगे बैठते हैं, तो चूल्हे आगे बिजली गला कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं बात कर सकते। उनकी आवाज, मैं उनकी आवाज बनने आया हूं और मैं उनकी बात चौक चौराहे के अंदर करूंगा। मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है यहाँ पे उनकी बात करने और उनकी नुमाइंदगी करने। मैं उन लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आया हूं और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मैंने एक बार सुना, मेरे अकबर साहब से किसी ने पूछा कि आपने क्या काम किया, आपके क्या बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, हैं? तो वहां पे जवाब मिला, अमन वाला बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। यार मुझे बताओ, यहाँ पे कौन से दहशतगर्द है, कौन सी दहशतगर्दी तुमने खत्म करके यहाँ पे अमन कायम किया है? कौन यहाँ पे बड़ा बदमाश है? कौन बदमाश है यहाँ पे? तुम लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हो। बड़ा कोई बदमाश आ गया, मैं समझता हूँ कि बात के अंदर जो भी बड़ा बदमाश है, कोई बंदूकों को खाता है, इंसानों को खाता है, आज मैं मुकाबला करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन के लिए मुकाबला करने के लिए आया हूँ, नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं हर मैदान में मुकाबला करूंगा, मैं हर मैदान के अंदर मुकाबला करने के लिए आया हूँ। किसी न किसी भी मैदान में मेरे साथ मुकाबला करना है
मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैंने अपने आप को वॉलंटियरली पेश किया है। सब आपके साथ हाजिर है। यहाँ पे बड़े तामीर और तरक्की के दावे किए जाते हैं। हमने बहुत बड़ी तामीर और तरक्की की। मैंने इनकी तामीर और तरक्की देखी। कल में अब हमारा हल्का शुरू होता है पदर से। कल मेरा कोगड़वाल जाने का इत्तेफाक हुआ। कोगड़वाल की रोड इनकी तामीर और तरक्की का शाहकार है। पता ऐसे चलता है कि हम 21वीं सदी में नहीं, कहीं 18वीं सदी के वस्त में चल रहे हैं। ये इनकी तामीर और तरक्की है। वहां से आगे आए सेवस से हमारी रोड ऊपर जाती है, जो कूला ख्वाजा कोई इधर मुख्तलिफ इलाकों में जाती है। आप उसके ऊपर जाए तो आपको इनकी तामीर और तरक्की नजर आ जाएगी। आप उधर से आ जाए, अभी हमारे हल्के की, मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, कहते हैं हमने शक्की में बहुत बड़े काम किए, बड़े तीर मारे, ठीक है। उधर से आप आ जाए, आप यहाँ ये चौक से पार सालिया मंग वाली रोड पे चढ़े आप। मैं कल रात को उधर भी गया हुआ था जबड़े, तो वहां आप जब पहुंचने तक आपको लग समझ जाती है इनकी तामीर और तरक्की। ये इनकी तामीर और तरक्की है। आप आगे चले जाए, यहाँ से आप ऊपर चढ़े ये पानेली वाली रोड पे, खल पानेली वाली रोड पे, जो बेसुटी तक पहुंचते हुए आपका अशर होता है, तो आपको लग पता जाता है तामीर और तरक्की। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है यहाँ पे तामीर और तरक्की के नाम पे। यहाँ पे पाकिस्तान में लोग कहा करते थे कोई सरकारी 10% है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास 100% है। ये 100% वाले लोग हैं हमारे पास। मशीनें भी अपनियां, ठीक है। दुनिया में मतलब पूरे हल्के के अंदर और कोई काम किया हो, लोगों ने जमीनें पटाई सत्यानाश, ठीक है। और वो जो मतलब वो पैसा आया, बजट आया, वो भी पूरी सारा आपने फेंके। मशीन पे ना सा डीजल ही बस छोड़ा था, लाल ड्राइवर का खर्चा नहीं छोड़ा। लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है यहाँ पे। ये तामीर और तरक्की मुझे दिखाए ना कहां पे हुई है। ये सिर्फ उन कामों में इंटरेस्ट लेते हैं जहां पे इनको कमीशन मिलता है। जहां इनको कमीशन नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता किसी काम के अंदर। मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे जो बीसीडीपी के या डीआरयू के प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनमें इनका कमीशन नहीं है। आप देखें चंद एक स्कूल जो पहले बन चुके आप जाके ख्वाजा रत्नूल का हाई स्कूल देखें, खाना बसिया मलयाला वाला हाई स्कूल देखें, बाकी कई 20 ऐसे स्कूल हैं। आप देखें कि ज़लज़ले को कितने साल गुजर गए, अभी तक कोई स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। क्या मसला है, क्यों नहीं बनवाते? उस पर से कमीशन नहीं लग रहा। ये जरा 100% वाला कमीशन है, सारा कम उसा फंसा हुआ। और यहाँ पे बड़ी शराफत और बड़ी मतलब ईमानदारी के दावे किए जाते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, लोगों के सामने कभी बंद कमरे में बैठ के सोच तो लिया करो कि हम लोग क्या दावे कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ वोट लेना नहीं है आगे, मेरा मकसद लोगों के अंदर शऊर पैदा करना है। मैं लोगों को शऊर देने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं जिस दिन ये शऊर देने में कामयाब हो गया तो लोग खुद ही वोट दे देंगे। वोट देने के लिए मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी चेमागोइयां हो रही है। कोई कहता है उस खड़ा की तरह, कोई कहता है बेची रसी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज जगह मुझसे यही सवाल किया जाता है। मैं इन रवायती सियासतदानों से बहुत मुख्तलिफ हूं। मैंने सियासत खिदमत के लिए शुरू की है। मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, सरकारी ऑफिस की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस ऑफिस में हमारा सिटिंग मिनिस्टर बैठता है, मेरा ऑफिस उससे किसी तरह कम नहीं है। आज भी जो मेरा साथी है, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे सरकारी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है।
मैं सियासत में सिर्फ और सिर्फ खिदमत के जज्बे से आया हूं और मेरा ये ईमान है कि जिस आदमी की नियत साफ हो, खुलूस से नियत से, सही डायरेक्शन में, सही सिमत में, वो उसके लिए कोशिश करे, वो साबित कदम रहे, तो उसको दुनिया का कोई आदमी रोक नहीं सकता और कामयाबी उसका मुकद्दर होती है। मैं ये समझता हूं, मेरी नियत मैं और मेरा अल्लाह जानता है और इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, इतना पूरे एतमाद हूं कि मैंने अकेले ऐलान किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ कितने आवाम हैं। आज मुझे 1.5-2 महीने होने वाले हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं लॉकडाउन की वजह से मैं अपना पैगाम तकरीबन लोगों तक नहीं पहुंचा सका। मैंने जो कोशिश की, जो मेरे मीडियम थे, जो सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी वगैरह के थ्रू जो मैं कर सकता था, मेरा ये ख्वाहिश थी कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचे। मैंने तकरीबन लोगों तक अपना पैगाम जो उस मीडियम के थ्रू है उन तक मैंने अपना पैगाम पहुंचाया। मैं ये समझता हूं कि जिस दिन ये मेरा पैगाम घर घर पहुंचेगा उस दिन ये एक एजाज नहीं होगा, हर एक घर से एक एजाज निकलेगा। मेरी जो आवाज है वो हर घर से निकलेगी और इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आज ये एक एजाज के नाम से खाइफ होना शुरू हो गए, जो जिसने सिर्फ 1-1.5 महीने से काम शुरू किया है और दर बदर फिरना शुरू कर दिया है। और जब हर घर से एजाज निकलेगा तो आप देखें इनका क्या असर होगा। मैं एक मिशन और एक विजन के तहत आया हूं। मैं कोई ब्लाइंडली नहीं आया। मैं ये समझता हूं, यहां पे देखें जो लोग यहाँ सिटिंग मिनिस्टर है उसके साथ मुंसलिक रहे, मैं भी उसके साथ मुंसलिक रहा। तो सुबह सवेरे वहां पे वो मेहमानों के लिए बैठने की जगह कौन सी रखी है? गैराज में बहुत इज्जत दी जाती है। जो हल्के के लोग हैं उनके लिए अपने लिए बड़े शाना किस्म के ड्राइंग रूम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। सुबह वहां पे दरबार लग जाता है बादशाह सलामत का, ठीक है। बादशाह सलामत वहां पे कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है। दरबारी हाजिर होना शुरू हो जाते हैं सुबह से, ठीक है। और जो लोग हमारे वहां पे हाजिर होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे मतलब लोगों के मसाइल क्या होते हैं। मैं वहां मतलब 1-2 बार गया, मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा हमारे लोगों के मसाइल क्या मसाइल लेके आते हैं और हमारे ये जो नुमाइंदे हैं ये उनके लिए क्या सोच रहे हैं और इनकी क्या हल निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग एक ही मुतालबा लेके आते हैं, नौकरी, मेरे बच्चे की नौकरी, मेरे भाई की नौकरी, ठीक है, मेरे भतीजे की नौकरी, मेरे भांजे की नौकरी, मेरी बेटी की नौकरी, मेरी भतीजी की नौकरी, ठीक है। आगे थी सिर्फ एक जवाब अपना खुश लो खान लो। और भाई बात ये है, मेरी बात सुने, आप लोगों ने वोट दे के उनको भेजा है, उनका काम आगे से ये सवाल करना नहीं है, उनका काम है सोचना। एक फोरम दिया गया है उनको जिसको हम असेंबली का नाम देते हैं, उसका क्या काम है? उसका सिर्फ यही काम नहीं है कि वहां जाके आप बैठे और टीए ले और अपनी मुराद ले और मतलब ये है कि गाड़ियों और मतलब मोटर लगा के घूमते हैं। वो इस मकसद के लिए तो हम लोग नहीं भेजते ना, आप लोग किसी को भेजते हैं इस मकसद के लिए। मकसद ये है कि वहां पे बैठे आप सर जोड़ के और सोचे कि हमारा सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है और इसका हल कैसे निकाला जा सकता है, और उसके लिए कानून साजी करें, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाएं, उसके लिए गवर्नमेंट से मतलब मुख्तलिफ आप जराए ऐसे पैदा करें कि जिनसे लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो। ये काम है, लेकिन इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं। वो सिर्फ अपनी बरात के बारे में सोचते हैं। मैं एक दिन भी जिक्र कर रहा था, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा या कुछ लोगों को मालूम भी होगा क्योंकि न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया है। यहाँ पे आपने देखा होगा
असेंबली के अंदर बिल पास हुआ। क्या बिल पास हुआ कि वजीर आजम साहब की पेंशन में जो पहले 2.5 लाख थी उसमें इजाफा किया गया 5 लाख रुपए। अभी वजीर आजम की पेंशन 7.5 लाख होगी। बाकी मुराद इसके अलावा है, जो ड्राइवर गाड़ी ये वो चीजें था आया। आप मुझे ये बात बताएं, क्या हमारे टैक्स के पैसे से ये 5 लाख रुपया जो माना उसमें इजाफा किया गया, ये हमारे लोगों की फलाह व बहबूद के लिए नहीं खर्च हो सकता था? क्या हम लोग, क्या आवाम के सारे मसाइल हल हो चुके हैं? क्या हम लोग इस चीज के मुकम्मल हो सकते हैं? इन एमएलए की पेंशन में इजाफा किया गया है। पहले इनकी 10,000 रुपया पेंशन रखी थी, अब 60,000 रुपए का इजाफा करके 70,000 रुपया किया गया। इन कामों के लिए इनको बहुत शौक है और ये मतलब बड़ी बढ़ चढ़ के करते हैं। और ये मेरे ख्याल में इनका वोट लेने का मकसद यही काम है। कानून साजी या किसी ऐसे उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर कोई सोचता होता, आज ये जगह जगह पे जाके यहाँ पे ऐलान किए जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है रमजान के अंदर। भाई लोगों को भी सोचना चाहिए, अक्ल के नाखल ले कि 5 साल के अंदर आपका कुछ नहीं हुआ तो आखिरी 10-15 दिन में क्या होगा। ये फर्जी सिर्फ नोटिफिकेशन होते हैं, काम वही है जिनके टेंडर हो चुके हैं। और टेंडर से मुझे याद आया, मैं आपको टेंडरों की सूरत हाल बताऊं। यहाँ पे टेंडरों की क्या सूरत हाल है यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा 100% है यहाँ पे टेंडर। आपको पता होगा इनके समधी साहब बिल्कुल नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं जनाब। इनके समधी साहब के पास 5 टेंडर है इस वक्त। अभी वो महकमा तालीम से रिटायर्ड हुए, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, लोग जानते होंगे। मैं टेंडर भी गिन के बता सकता हूं। मेरी आदत नहीं है, मैं तनकीद पर तनकीद का कायल नहीं हूं। मैं जो बात करूंगा सबूत के साथ करूंगा। यहाँ पे हमारे पड़ोस पे एक स्कूल है मौसूफ की जमीन पे, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं हमारे, उन्होंने देखा भी है, वो मेरे से बड़े भी हैं, उन्होंने खुद बगौर देखा होगा। वहां पे एक दरेक का दरख्त था, एक दरेक का दरख्त था। मेरे पास वो पूरी फाइल मौजूद है जिसके अंदर बागात का मुआवजा लिया गया है। एक दरेक के दरख्त के बजाय वहां पे सेब और अनार और पता नहीं कौन कौन से बागात का मुआवजा मिला है। और जो गौर साहिबान है उनके नाम भी वहां दर्ज है। पूरी फाइल मेरे पास मौजूद है। फिर यहाँ पे ईमानदारी के दावे किए जाते हैं। मुझे ये बात बताएं, लोग आते हैं शराफत है ईमानदारी, और केड़ी शराफत है, केड़ी ईमानदारी? ये तो ईमानदारी है। एक दरेक का दरख्त है, और यार उसकी जगह तुम 2 या 4 दरेक के दरख्त कर दो, चलो ठीक है, समझ में आती है। पूरे सेब और अनार के बागात जो हमारे शायद मतलब पूरे बोर्ड के गांव में मुझे इतने दरख्त आज भी नहीं मिले। दूसरी तरफ यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ पे अपोजिशन का हाल मैं आपको बताऊं, इलेक्शन में आके ये जो आज की नाम याद अपोजिशन है, अभी इलेक्शन करीब आ गए, इलेक्शन में आके बड़ी बड़ी तकरीरें होंगी, बड़ी बड़ी तकरीरें होंगी, यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। मुझे ये बात बताएं, आप लोग उनसे ये पूछने का हक रखते हैं कि पिछले 5 साल कहां सोए हुए थे आप? 5 साल में आपने क्या अपोजिशन की? अपोजिशन का क्या काम होता है? जहां पे हुकूमत कोई गफलत करती है वहां पे उसकी निशानदेही की जाए। कितनी कामों की आपके पास निशानदेही आई है? यहां पे अपोजिशन ने कोई रोल प्ले किया है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब लोग मिले हुए हैं, इस बारी तो हड़ी दाग नहीं मारी, ठीक है? और मैं ये समझता हूं कि अभी ये वक्त खत्म हो चुका है, और इंशाअल्लाह अजीज आने वाले वक्त में लोग
बाशऊर हो चुके हैं, लोग फैसले करेंगे, एक शऊर के साथ फैसले करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या तूफान है, कुछ कितना ताकतवर है, कुछ क्या है, ये है। कोई भी आदमी माँ के पेट से कपड़े पहन के नहीं पैदा होता, सारे नंगे पैदा हुए थे, कैसे, किसी में कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो बाग के अंदर मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे आप लोग, हम लोग अपने कानूनी काम होते हैं, हमारे गैर कानूनी लोग कोई सोचिए नहीं सकते। कानूनी कामों के लिए भी सिफारिशें करवानी पड़ती है। मैं समझता हूँ किसी का कोई कानूनी काम है, किसी का कोई मसला है, अगर वो नहीं होता तो उसके लिए मुझे कोई वोट स्पोर्ट और किसी मतलब उसकी क्या कहते हैं बड़ी वजारत की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं आज भी करवा सकता हूँ। आप लोग मेरे साथ खड़े हो, मैं देखता हूँ कौन आपका काम नहीं करेगा, किसकी जरूरत है वो आपका कानूनी काम ना करे, जो उस काम की तनख्वाह लेता है। ये कोई राजवाड़ा नहीं है। मैंने जिस दिन इलेक्शन का ऐलान किया उसके एक हफ्ते के बाद मैं डीसी साहब के पास गया। मैंने कहा डीसी साहब, मैं आपके पास सिर्फ 2 बातें पूछने के लिए आया हूं। आप मुझे ये बात बताएं, आप यहाँ कानून के कस्टोडियन हैं, कानून की अमलदारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें पूछने आया हूँ। आप मुझे ये बात बताएं कि आपके पास कोई ऐसा कानून है जो हुक्मरानों के पास या ये जो सियासतदान है हमारे नाम निहाद, इनके लिए और बाकी लोगों के लिए और हो? उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे पास तो ऐसा कोई कानून नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। मैंने कहा फिर आप मुझे ये बात बताएं कि आपके पास कोई कानून में ऐसी प्रोविजन है कि जिसके तहत आप इन लोगों को कोई रिलैक्सेशन या कोई नरमी दे सकते हो और बाकी लोगों को ना दे सकते हो? नहीं जी, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है तो फिर कानून की अमलदारी आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर कानून सबके ऊपर बराबर है इंप्लीमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। क्या खाया उन्होंने मुझे? मैं ये समझता हूं कि मैं आप लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकला हूं और मैं आप लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की छोटी देता हूं आप लोगों को। मैं आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की आपको छोटी देता हूं और मैं आप लोगों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकला हूं। मेरा मकसद हरगिज़, आज मुझे 1.5-2 महीने हो गए सियासत में आए हुए, आज तक मैंने किसी आदमी के साथ जबरदस्ती फोटो नहीं खिंचवाया, न मैंने किसी आदमी को यह कहा कि आप मेरी सपोर्ट करें, आप मेरे साथ खड़े हो, आप मेरी सपोर्ट। मैं ये कहता हूं कि मेरा काम है, मेरा पैगाम जो है, मेरा मिशन जो है, मेरा विजन जो है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आगे आपका फैसला है। मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि मैं इस काबिल हूं, मेरे अंदर ये कोई सलाहियत है, मैं आप लोगों की नुमाइंदगी कर सकता हूं, तो फिर आप मेरे साथ खड़े हो, मेरी सपोर्ट करें और फिर दिल से खड़े हो। मैं समझता हूं कि अगर मेरे साथ दिल से 500 लोग खड़े तो ऐसे 5000 लोग हैं जो खरीदे हुए साथ खड़े, उनके ऊपर में उनको फोकियत है। मैं ये समझता हूं कि हमारे लोग बागैरत लोग हैं, इनके जमीर का सौदा नहीं किया जा सकता। और जो लोग ये समझते हैं कि हम दोस्त दादली या पैसे के जोर पे या किसी और जोर पे हम लोगों के जमीर खरीद लेंगे, मैं ये समझता हूं कि वो किसी गलतफहमी में है। मैं यहां आप लोगों के शख्स के लिए आया हूं। आप लोगों का शख्स मेरी अवलीन तरजीह है, आप लोगों की इज्जत मेरी अवलीन तरजीह है। ये किसी ने कुछ चिट भेजी है कि छत्तर निकाली में जो स्कूल था 8वीं तक, तो उसको 5वीं तक कर दिया गया। ये तरक्की हो रही है हमारे पास, ये तरक्की हो रही है हमारे पास। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये मतलब इसके बारे में मुझे अभी कंप्लीट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ये हरगिज कोई मोटो नहीं होता कि मैं सिर्फ तनकीद पर तनकीद करूं। सर मुझे पता है मैं समझता हूं कि जो भी है ये देखें ना, इतना बड़ा तो इंसाफ का बोलबाला नहीं है। मेरा ईमान है, देखें हम जो भी करते हैं, देखें हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 मौत से ज्यादा प्यार करता है। जब एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा कभी किसी मुश्किल परेशानी में रहे, कभी नहीं चाहेगी, तो मेरा अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे चाहेगा कि मेरा बंदा जो है ये किसी मुश्किल परेशानी में रहे। इसकी वजह हम खुद हैं। ये मैं एक सोच और एक फिक्र छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए कि उसकी वजह हम खुद हैं। अल्लाह ताला ने जो लोग पैदा किए सारे एक ही तरह पैदा किए, जो बात मैंने पहले की। ये तफरीक बाद में पैदा होती है, और ये तफरीक कैसे पैदा होती है? अल्लाह ताला अपने हर बंदे को मौका देता है, अपने हर बंदे को मौका देता है। जो उससे मतलब फायदा उठाता है वो कामयाब जिंदगी गुजारता है, जो उससे फायदा नहीं उठाता वो कामयाब जिंदगी नहीं गुजारता। क्योंकि अल्लाह तो नाइंसाफी नहीं कर सकता ना, अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है। तो मैं ये कहता हूं कि जरूर ये जो लक होती है ना, लोग कहते हैं किस्मत में, चलो उसकी भी डेफिनेशन पता चले। यहाँ पे लोग कहते हैं कि किस्मत है, फलाना है, उसकी किस्मत है जी है हो गया। देखिए किस्मत क्या चीज है। किस्मत की डेफिनेशन मैं ऐसे करता हूं कि राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम। ठीक है, आप सही वक्त पे सही फैसला करें, वही आपकी किस्मत है। उनको सोचा कि ऐसा किस्मत है कि आपसे ऊपर आनी है तो ये नहीं, ये आपका फैसला है जो आपने इलेक्शन में वोट डालते हुए वो पर्ची डालते हुए किया है। ठीक है, उसकी वजह से मुसल्लत हुए। अगर उस वक्त आपने सही फैसला किया होता तो ऐसे लोग मुसल्लत में नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। किस्मत आप अपनी खुद बनाते हैं। जब आप फैसला करते हैं तो सही फैसला करेंगे तो आपकी किस्मत बनेगा। जब आप गलत फैसला करेंगे तो आपकी किस्मत बिगड़ेगी। तो फिर किस्मत को दोष ना दे, फिर अपने आप को ही दोष दे। अल्लाह पाक जैसे मैंने पहले बताया कि हर आदमी को मौका देता है, इसी तरह हमारे शर्की के लोगों के पास मौके बहुत कम है। मैं समझता हूं कि इस बार मौका है, फैसला करें, अपनी किस्मत का फैसला करें। मेरे लिए फैसला नहीं करेगा, अपने लिए फैसला करें। आप अपने लिए फैसला करें, और इंशाअल्लाह जब आप नेक नियति के साथ, सोच समझ के साथ फैसला करेंगे तो अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत दूर दराज से आए हुए हैं और काफी देर से बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में आज गर्मी का आगाज भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आप लोगों का बेहद मशहूर हूँ, मैं आप लोगों का अपने दिल की अमीर गहराइयों से मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से मेरी ये बातें सुनने के लिए वक्त निकाला, मेरी हौसला अफजाई के लिए वक्त निकाला। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।